मित्रों नमस्कार, मैं विजेंद्र वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट किया। आज हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 की बात करने वाले हैं और हमारा चैप्टर नंबर 7 है वाष्पोत्सर्जन। चैप्टर नंबर 7 वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपाइरेशन। हम बात करने वाले हैं ट्रांसपाइरेशन की, वाष्पोत्सर्जन की। मित्रों, वाष्पोत्सर्जन कहते किसे हैं? क्या होता है वाष्पोत्सर्जन? देखिए, पादपों के वायवीय भागों द्वारा जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। फिर से देखिए एक बार, पादपों के वायवीय भाग कौन से होते हैं? तना होता है, पर्ण होती हैं। तो तना पर्ण द्वारा वायवीय भागों द्वारा जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन ही क्या कहलाता है मित्रों? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और हमें इतना तो पता है कि वाष्पोत्सर्जन कब होता है? दिन में होता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही क्या होता है? जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन होता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का होता है मित्रों? वाष्पोत्सर्जन 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, दूसरा है वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, और थर्ड है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन पादप के वायवीय भागों द्वारा जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन 3 प्रकार का होता है, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, वातरंध्रीय और उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं कि वाष्पोत्सर्जन निम्न 3 प्रकार का होता है: रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन और उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की। क्या होता है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन? फर्स्ट पे आता है अपना रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। मित्रों, रंध्र जो हैं वो पर्ण की सतह पर पाए जाते हैं। तो अपन ये कहें पर्ण की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, या पत्ती की सतह पर पर्ण की सतह पर छोटे छोटे छिद्रनुमा संरचना होती है या छिद्र होते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? बोलिए। जिन्हें कहते हैं रंध्र। क्या कहते हैं? रंध्र। और रंध्रों द्वारा जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन ही क्या कहलाता है? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। फिर से सुनना एक बार। देखिए, पर्ण की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन छोटे छोटे छिद्रों को ही क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं।
और रंध्र द्वारा जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन ही क्या कहलाता है, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है। और मित्रों इस विधि द्वारा कुल वाष्पोत्सर्जन का 50 से 97% इसके द्वारा होता है, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है। कुल वाष्पोत्सर्जन का 50 से 97% भाग वाष्प के रूप में उत्सर्जन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन द्वारा ही होता है। और याद रखना रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन द्वारा वाष्पोत्सर्जन कुल वाष्पोत्सर्जन का सबसे ज्यादा होता है, सर्वाधिक होता है। कितना होता है, 50 से 97%। ठीक है, 50 से 97% किसके द्वारा होता है, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं उपत्वचीय, सॉरी वात रंध्रीय पढ़ा अपन ने, तो सेकंड पे अपन बात करते हैं वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। वात रंध्र क्या होता है, देखो रंध्र तो अपन समझ गए कि रंध्र पर्ण की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, लेकिन वात रंध्र क्या होता है, देखो काष्ठीय पौधों के तनों और फलों पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको कहते हैं वात रंध्र। याद रखना, काष्ठीय पौधों के तनों, किस पे बात कर रहा हूं, तनों व फलों की सतह पर, कच्चे फलों की सतह पर देखना, फलों की सतह पर छिद्र होते हैं और वो छिद्र क्या कहलाता है मित्रों, वात रंध्र कहलाते हैं। याद रखना, काष्ठीय पौधों की तनों व फलों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन छिद्रों को क्या कहते हैं, वात रंध्र कहते हैं। और वात रंध्र याद रखना मित्रों, यहाँ मैं फिर से बता रहा हूं कि वात रंध्रों द्वारा कुल वाष्पोत्सर्जन का 10% होता है। कितना होता है, 10% होता है। ठीक है, देखो काष्ठीय पौधों के तनों व फलों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन छोटे छोटे छिद्रों को ही क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, सॉरी वात रंध्र कहते हैं। और वात रंध्र द्वारा जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन क्या कहलाता है, बोलिए, वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। और वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन में कुल वाष्पोत्सर्जन का कितना प्रतिशत होता है इसके द्वारा, बोलिए मित्रों, 10% होता है। कितना होता है, 10%। नेक्स्ट अपन बात करते हैं उपत्वचीय। उपत्वचीय क्या होती है, क्यूटिकल, बाह्य त्वचा, ठीक है ना। उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, बोलो किसे कहेंगे उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। जैसे मरुद्भिद जो पौधे हैं, मरुस्थलीय पौधे, उनके पर्णों के ऊपर और स्तंभ के ऊपर, तने के ऊपर एक क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है, वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए होता है। हमने पढ़ा है कि मरुस्थलीय पौधों में या मरुस्थलीय जंतु जो हैं उनके वो जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन क्या करते हैं, कम करते हैं, करते हैं कि नहीं। ये देखो मरुस्थलीय पौधों में ऐसी विशेषता होती है कि वो जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन कम करते हैं। तो उनकी त्वचा पर क्या पाया जाता है, क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, क्यूटिकल। और क्यूटिकल क्या होती है, जल के लिए पारगम्य होती है, अपारगम्य होती है। क्यूटिकल का आवरण होता है इसके ऊपर, या क्यूटिकल कह दो या उपत्वचा कह दो। और ये जो क्यूटिकल होती है ये जल के लिए क्या होती है, अपारगम्य होती है, जल के लिए अपारगम्य होती है, यानी जल इसको क्यूटिकल को पार नहीं कर सकता। और जब क्यूटिकल को पार नहीं कर सकता तो वाष्पोत्सर्जन होगा ही नहीं। लेकिन फिर भी कई जगह ये जो क्यूटिकल होती है ये होती है पतली और कटी फटी होती है, पतली होती है और कहीं कहीं कटी या फटी होती है। तो इस प्रकार की क्यूटिकल द्वारा, जो पतली होती है कटी फटी होती है, इस प्रकार की क्यूटिकल द्वारा जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन ही क्या कहलाता है, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और याद रखना इसके द्वारा 3 से 10% होता है। कितना होता है, 3 से 10%। सॉरी मित्रों, यहाँ जो है ना वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन 10% नहीं होता, ये होता है 0.1% होता है, सबसे कम इसके द्वारा होता है। इसको फिर से देखना,
कि वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन द्वारा 0.1% होता है। फिर एक बार फिर से मैं बता देता हूं आपको। और उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो कितना होता है, 3 से 10%। फिर से एक बार सुनना। देखो वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, पादप के वायवीय भागों द्वारा, वायवीय भाग होता है जैसे तना होता है, पर्ण होती हैं, ठीक है ना, पादप के वायवीय भागों द्वारा जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार का होता है, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन और उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। देखो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, पर्ण की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहेंगे, बोलो, रंध्र कहते हैं। और रंध्र द्वारा जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन ही क्या कहलाता है, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। कितना होता है इसके द्वारा, 50 से 97%। तो याद रखना सबसे ज्यादा किसके द्वारा होता है, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन द्वारा ही होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। देखो वात रंध्र क्या होते हैं, तो काष्ठीय पौधों के तनों और फलों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उन छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं, वात रंध्र कहते हैं। और इन वात रंध्रों द्वारा जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन क्या कहलाएगा मित्रों, वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। ये कितना होता है, 0.1% होता है इसके द्वारा। कुल वाष्पोत्सर्जन का कितना होता है, 0.1। याद रखना सबसे कम किसके द्वारा होता है, ये क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं आपको। वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन द्वारा 0.1% होता है, सबसे कम होता है। नेक्स्ट आता है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। देखो मरुस्थलीय जो पौधे हैं उनके तनों पे और यानी अपन कहें पर्ण के ऊपर एक क्यूटिकल का आवरण होता है, बाह्य त्वचा पाई जाती है। वो क्यूटिकल क्या होती है, जल के लिए अपारगम्य होती है, तो वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी कहीं वो कटी फटी या पतली होती है तो वहां से जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन क्या कहलाता है, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। और ये कुल वाष्पोत्सर्जन का कितना होता है, 3 से 10% होता है। तो ये था अपना वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट अपन बात करेंगे रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। देखिए रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की बात कर रहा हूँ, रंध्र द्वारा वाष्पोत्सर्जन इसमें अपन पढ़ेंगे। तो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन को इसको समझने से पहले हम समझेंगे पहले रंध्र की संरचना, पत्ती की संरचना, रंध्र की संरचना, ठीक है ना। पत्ती व रंध्र की संरचना को समझना जरूरी है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन को समझने से पहले। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं, पर्ण की ऊपरी व निचली सतह क्या कहलाती है, बोलिए, अधिचरण कहलाती है। पर्ण की या पत्ती की लिख सकते हैं, पर्ण की ऊपरी व निचली अधिचरण क्या कहलाती है, बोलो। देखो पत्ती जो होती है, पर्ण होती है, उसके ऊपर की अधिचरण होती है, एक क्या होती है, नीचे की अधिचरण होती है, ठीक है ना। तो ऊपरी और निचली सतह की बात करूं मैं, तो ये सतह क्या कहलाती है, अधिचरण कहलाती है। पर्ण की ऊपरी व निचली सतह क्या कहलाती है, अधिचरण कहलाती है। और दोनों अधिचर्मों के मध्य क्या होता है, बोलो, दोनों अधिचर्मों के बीच में क्या होता है। देखो पर्ण देखना, पर्ण की ऊपरी सतह और निचली सतह होती है, उसके बीच में क्या होता है, पर्ण मध्योतक होता है, पर्ण मध्योतक। ये किसमें होता है, एक बीजपत्री में। जबकि द्विबीजपत्री में क्या होता है, ये पर्ण मध्योतक 2 उत्तकों में बटा होता है। कौन कौन सा उत्तक, एक खंभोत्तक, एक होता है स्पंजी उत्तक। फिर से सुनना, देखो पर्ण की ऊपरी व निचली सतह अधिचर्म या बाह्य त्वचा कहलाती है, और दोनों अधिचर्मों के बीच क्या पाया जाता है, पर्ण मध्योतक।
पर्णमध्योतक एक बीजपत्री में होता है, जबकि द्विबीजपत्री में ये पर्णमध्योतक दो भागों में बटा होता है, दो उत्तकों में विभेदित होता है। वो कौन कौन से हैं? खंभ मर्दूतक और स्पंजी मृदूतक। कौन सा उत्तक होता है? खंभ मर्दूतक, ये मैं लिख देता हूं, ये खंभ मर्दूतक और स्पंजी मर्दूतक होता है। रंध्र की उपस्थिति बाह्य त्वचा का मुख्य लक्षण है। याद रखना, रंध्र की उपस्थिति बाह्य त्वचा का, इसका बाह्य त्वचा का, याद रखना रंध्र की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, रंध्र की उपस्थिति किसका मुख्य लक्षण है? बाह्य त्वचा का। और याद रखना ये जो रंध्र हैं ये बाह्य त्वचा की एक सतह पे भी हो सकते हैं, ऊपरी सतह पे भी हो सकता है, निचली सतह पे भी हो सकता है और दोनों सतह पर भी हो सकते हैं। तो रंध्र की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर पर्णें कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। फिर से मैं एक बार बता देता हूं कि हम बात करते हैं पर्ण की, तो पर्ण की 2 सतह होती हैं, निचली सतह और ऊपरी सतह। दोनों सतह क्या कहलाती है? अधिचर्म कहलाती है। दोनों अधिचर्मों के बीच में उत्तक होता है, उसको क्या कहेंगे? पर्णमध्योतक कहेंगे। लेकिन ये पर्णमध्योतक एक बीजपत्री में होता है। द्विबीजपत्री में पर्णमध्योतक 2 भागों में बटा होता है, खंभ मर्दूतक और स्पंजी मर्दूतक। ठीक है ना? रंध्र की उपस्थिति बाह्य त्वचा का मुख्य लक्षण है, अधिचर्म का मुख्य लक्षण है। और नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूं कि ये जो रंध्र हैं ये निचली सतह पे भी हो सकते हैं और कौन सी सतह पे हो सकते हैं? तो ऊपरी सतह पर भी हो सकते हैं। तो रंध्र की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर पर्णें कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। पर्णों के कितने प्रकार है? रंध्र की उपस्थिति के आधार पर माने अपन, रंध्र की उपस्थिति के आधार पर पर्णें कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है अधोरंध्री, सेकंड है उभयरंध्री और थर्ड है अधिरंध्री। देखो, अधोरंध्री, सेकंड है अधिरंध्री, थर्ड है उभयरंध्री। रंध्र की उपस्थिति के आधार पर पर्ण कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? अधोरंध्री, दूसरी अधिरंध्री और थर्ड है उभयरंध्री। देखो, रंध्र जब पर्ण की केवल, याद रखना, रंध्र जब पर्ण की केवल निचली सतह पर हो, रंध्र जब पर्ण की केवल, याद रखना, रंध्र जब पर्ण की केवल निचली सतह तक सीमित रहते हैं, केवल निचली सतह पर ही रंध्र पाए जाते हैं, तो ऐसी पर्ण क्या कहलाती है? अधोरंध्र पर्ण कहलाती है, पत्तियां कहलाती हैं। कैसी पत्तियां हैं बोलो? ये अधोरंध्री पत्तियां। जब रंध्र, देखो ऐसी, या अपन यह कह सकते हैं ऐसी पर्ण जिसमें केवल निचली सतह पे ही रंध्र होते हैं, ऊपरी सतह पे रंध्र नहीं होते हैं, तो ऐसी पर्णों को क्या कहेंगे बोलो? अधोरंध्री पर्ण। और ये किसमें होता है? ये होता है मित्रों, एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं यहाँ, ये होता है इसमें सेब में, संतरा में। सेब और संतरा की पत्तियां कैसी हैं? अधोरंध्री। और मित्रों याद रखना, इसको सेब प्रकार की पर्ण भी कहते हैं। याद रखना, ये सेब प्रकार किसको कहते हैं? अधोरंध्री पर्ण को अपन क्या कहेंगे? सेब प्रकार भी कहेंगे। और अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में अधोरंध्री पर्ण ही पाई जाती है। इसमें केवल निचली सतह पे होते हैं। अब अधिरंध्री आता है, ये तो अधो था, अधो का मतलब निचली सतह। अब मैं बात कर रहा हूं अधि, इसमें केवल क्या होता है? रंध्र केवल ऊपरी अधिचर्म पे ही होते हैं। ऐसी पत्तियां जिनमें रंध्र केवल ऊपरी अधिचर्म पे होते हैं। इसमें निचली था, तो यहाँ क्या होता है? ऊपरी अधिचर्म पे होता है। तो ऐसी पत्तियां क्या कहलाएंगी बोलो?
अधोरंध्री पर्ण कहलाएंगी। कैसी पर्ण कहलाएंगी? अधोरंध्री पर्ण। और ये किसमें होता है? वाटर लिली, जिसको अपन जलकुंभी कह रहे हैं। यानी कि एग्जाम्पल की बात करें तो वाटर लिली और अधिकांश जल पलावी पादपों में, जल में तैरने वाले पादपों में किस प्रकार की पर्णें होती हैं? अधोरंध्री, अधिरंध्री। और अधिरंध्री में क्या होता है? केवल ऊपरी अधिचरम पे ही रंध्र होते हैं, निचली अधिचरम पे रंध्र नहीं होते हैं। इसलिए इसको कुमुदिनी प्रकार भी कहते हैं, याद रखना। कुमुदिनी कौन सा प्रकार है ये? कुमुदिनी। कुमुदिनी किसको बोलते हैं? वाटर लिली को कुमुदिनी कहते हैं, तो इसलिए कुमुदिनी प्रकार भी कहते हैं। देखो, अधोरंध्री केवल कौन सी सतह पे? निचली सतह पे रंध्र होते हैं। अधिरंध्री केवल ऊपरी सतह पर रंध्र होते हैं। अधोरंध्री का एग्जाम्पल क्या है? सेब, संतरा, इसलिए इसको सेब प्रकार भी कहते हैं। अधिरंध्री का कुमुदिनी है, और जलपलावी पौधे इसको कुमुदिनी प्रकार भी कहते हैं। ठीक है। थर्ड बात करता हूं मैं। थर्ड है, देखो, उभयरंध्री। उभयरंध्री क्या होता है? ऐसी पर्णों में उभयरंध्री। उभयरंध्री का मतलब क्या होता है? उभय का मतलब होता है दोनों सतह पे। जब रंध्र पर्ण की दोनों सतह पर पाए जाते हैं तो ऐसी पत्तियां क्या कहलाएंगी? उभयरंध्री। क्या कहलाएंगी मित्रों? उभयरंध्री। और ऐसा किसमें होता है? ये होता है मक्का में, जई में। इसको जई प्रकार भी कहते हैं। 3 प्रकार पढ़े हमने। देखो, फिर से बता रहा हूं मैं, इसको क्या कहते हैं? सेब प्रकार। इसको क्या कहते हैं? कुमुदिनी प्रकार। कहते हैं कि नहीं कहते? कुमुदिनी, ऐसे होगा, कुमुदिनी प्रकार। और इसको क्या कहते हैं? जई प्रकार। ये किसमें होता है? द्विबीजपत्री में। उभयरंध्री होता है एक बीजपत्री में। अधिकांश एक बीजपत्री में उभयरंध्री पर्णें होती हैं। और अधिरंध्री की बात करूं मैं तो ये अधिकांश पलावी पादपों में होते हैं, जल में तैरने वाले जल पलावी पादपों में। फिर से एक बार बता रहा हूं मैं, निचली सतह पे ही रंध्र होते हैं तो उसको क्या कहेंगे? अधोरंध्री। ऊपरी सतह पे ही रंध्र होता है तो उसको क्या कहेंगे? अधिरंध्री। और दोनों सतह पे रंध्र होंगे तो मित्रों इनको क्या कहेंगे अपन? उभयरंध्री। ठीक है। सेब प्रकार, कुमुदिनी प्रकार और जई प्रकार। हमने कितने प्रकार पढ़े पर्णों के? 3 प्रकार। किसके आधार पर? रंध्र के आधार पर पर्णें 3 प्रकार की होती हैं। अधोरंध्री, अधिरंध्री और उभयरंध्री। अब मैं बात करने वाला हूं यहाँ पे मित्रों रंध्र की संरचना, स्ट्रक्चर। हम बात करेंगे रंध्र की संरचना की। देखो, रंध्र की संरचना पढ़ रहे हैं मित्रों। किसे कहते हैं? ध्यान से सुनना। प्रत्येक रंध्र 2 वृत्ताकार कोशिकाओं से घिरा होता है। प्रत्येक रंध्र 2 वृत्ताकार कोशिकाओं से घिरा होता है। और इन वृत्ताकार कोशिका जो हैं इनको कहते हैं द्वार कोशिका या गार्ड सेल। ठीक है। या रक्षक कोशिका भी कहते हैं। द्वार कोशिका कह दो, रक्षक कोशिका कह दो, गार्ड सेल कह दो, इनको द्वार कोशिका कहते हैं। और द्वार कोशिकाएं इस प्रकार व्यवस्थित होती हैं कि इनके बीच में एक छिद्र बनता है। याद रखना, द्वार कोशिकाएं इस प्रकार व्यवस्थित होती हैं। फिर से बोल रहा हूं एक बार, देखो, प्रत्येक रंध्र 2 वृत्ताकार कोशिकाओं से घिरा होता है जिन्हें कहते हैं द्वार कोशिका या रक्षक कोशिका या गार्ड सेल। और रक्षक कोशिका या द्वार कोशिका इस प्रकार व्यवस्थित होती हैं कि इनके बीच में क्या बनता है? एक रंध्र बनता है। याद आ जाएगा ना? इनके बीच में क्या बनता है? एक
रंध्र बनता है, ठीक है ना, एक छिद्र बनता है, और इस छिद्र को ही क्या कहेंगे अपन, रंध्रीय छिद्र कहेंगे। क्या कहेंगे मित्रों, इसको रंध्रीय छिद्र कहेंगे। ठीक है, देखो फिर से एक बार ध्यान से सुनना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वार कोशिकाएं, ठीक है, कैसी होती है, वृक्काकार, प्रत्येक रंध्र वृक्काकार कोशिकाओं से, प्रत्येक रंध्र दो वृक्काकार कोशिका, कितनी वृक्काकार, दो वृक्काकार, कैसी आकृति में कैसी होती है द्वार कोशिका, वृक्काकार होती है। ध्यान से सुनना है इसको, प्रत्येक रंध्र दो वृक्काकार कोशिकाओं से बना होता है, जिनको द्वार कोशिका कहते हैं। और ये द्वार कोशिका इस प्रकार व्यवस्थित होती है कि इनके बीच में क्या बनता है, एक छिद्र बनता है, जिसे क्या कहेंगे, रंध्रीय छिद्र कहते हैं। द्वार कोशिकाओं की भीतरी भित्ति कैसी होती है, मोटी होती है। कैसी होती है, मोटी। ये जो द्वार कोशिका रंध्र वाली जो भित्ति है अंदर वाली, ये होती है मोटी, और बाहर की जो भित्ति होती है ये होती है पतली। द्वार कोशिकाओं के अंदर वाली जो भित्ति होती है, जो रंध्र की ओर होती है, वो मोटी होती है, और बाहर वाली जो भित्ति होती है वो क्या होती है, पतली होती है, जिसके कारण सलत होती है जब ये, तो रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और स्फीत होती है ये द्वार कोशिका, तो रंध्र क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। देखिए स्फीत अवस्था, स्फीत का मतलब होता है खुलना। स्फीत अवस्था में क्या होता है, जैसे ये इसके चारों ओर की जो कोशिकाएं होती हैं वो कहलाती हैं सहायक कोशिका। क्या है, सहायक कोशिका। इसके चारों ओर जो कोशिकाओं का समूह होता है वो क्या कहलाता है, सहायक कोशिका। अब जैसे स्फीत होती है तो जल इसके अंदर क्या होगा, प्रविष्ट होगा, जल, ठीक है ना। जब जल इसमें प्रविष्ट होता है तो ये क्या होती है, स्फीत होती है। ये भित्ति बाहर वाली कैसी होती है, पतली होती है, पतली होती है, तो ये बाहर की ओर फैलती है ऐसे, और बाहर की ओर फैलती है तो इसके अंदर वाली जो भित्ति है, मोटी भित्ति, इस पर तनाव लगता है, और तनाव के कारण ये भी बाहर की ओर फैलती है, ठीक है ना। और रंध्र क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। तो स्फीत अवस्था में क्या होता है, रंध्र खुल जाते हैं। लेकिन जैसे ही जल इससे बाहर निकलता है तो ये कैसी हो जाती है, सलत। सलत होती है तो ये क्या हो जाती है, ये भी सलत। तो सलत होती है तो सलत स्थिति में रंध्र क्या हो जाता है मित्रों, रंध्र क्या हो जाते हैं, सलत स्थिति में रंध्र बंद हो जाते हैं। इस प्रकार पढ़ेंगे। ये इस समय क्या होता है, ये होता है हरित लवक, ठीक है। ये इसमें हरित लवक होते हैं, हरित लवक के कण होते हैं, और इसमें जल भरा होता है। जब जल भरता है तो क्या हो जाती है, स्फीत हो जाती है। स्फीत होती है तो रंध्र क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। और जब सलत होती हैं, जल बाहर निकलता है, सलत होती हैं तो रंध्र क्या हो जाता है मित्रों, इनके बंद हो जाते हैं। ओके, तो द्वार कोशिकाओं के चारों ओर जो कोशिकाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं, सहायक कोशिका। और पत्तियों में ये याद रखना, रंध्र जो होते हैं, रंध्र प्रति वर्ग सेंटीमीटर इनकी संख्या होती है 100 से 60,000 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की बात करता हूँ। ठीक है, ये था अपना, फिर से मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। प्रत्येक रंध्र दो वर्गाकार कोशिकाओं से बना होता है। इन वर्गाकार कोशिकाओं को क्या कहता है, द्वार कोशिका या रक्षक कोशिका कहते हैं। द्वार कोशिका या रक्षक कोशिका, ये द्वार कोशिका या रक्षक कोशिका इस प्रकार व्यवस्थित होती हैं कि इनके बीच में एक छिद्र बनता है, जिसको क्या कहेंगे, रंध्रीय छिद्र कहते हैं, ठीक है। इस द्वार कोशिकाओं की बाहर की जो भित्ति होती है वो होती है पतली, और अंदर की भित्ति होती है मोटी। जब ये सलत होती है, सलत, तो रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और जब ये स्फीत होती हैं तो रंध्र क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। अब सलत और स्फीत क्या होते हैं, तो देखो सहायक कोशिकाओं से जल इसमें प्रविष्ट होता है, ठीक है ना, इसकी प्राशन सांद्रता बढ़ती है, तो जल इसमें प्रविष्ट होगा, जल प्रविष्ट होगा, तो ये बाहर की भित्ति होती है पतली, ये बाहर की ओर फैलती है, बाहर की ओर फैलती है, तो इसके ऊपर भी तनाव लगता है अंदर वाली पे भी, और ये भी बाहर की ओर फैलती है। तो इस प्रकार रंध्र क्या हो जाता है, खुल जाता है। लेकिन जैसे ही जब इस स्फीत अवस्था में आती है, सॉरी स्फीत हो जाती है तो खुल जाते हैं। अब ये सलत अवस्था में आती है, इनकी विपरीत अवस्था आती है, तो ये जल बाहर निकलेगा, और जब जल बाहर निकलता है तो ये क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती हैं, और कोशिका क्या हो जाती है, द्वार कोशिका सलत, और सलत होते ही रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं।
रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और इनके चारों ओर जो कोशिकाएं हैं ये क्या कहलाती हैं, ये कहलाती है सहायक कोशिकाएं। और पर्ण की बात कर रहा हूं मैं प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर 100 से कितने 100 से 60,000 तक रंध्र पाए जाते हैं पर्ण की सतह। तो ये था हमारा मित्रों आज वाष्पोत्सर्जन के प्रकार पढ़े हमने। कितने प्रकार होते हैं, 3। कौन कौन से, रंध्रीय, वातरंध्रीय और उपत्वचीय। फिर अपन ने रंध्र के आधार पर, उपस्थिति के आधार पर अपन 3 प्रकार की पढ़ी, अधोरंध्री, अधिरंध्री और उभयरंध्री। उसके बाद में हमने पढ़ा रंध्र की संरचना, ठीक है ना। रंध्र की संरचना, रंध्र जो होते हैं वो 2 वृत्ताकार कोशिकाओं से बने होते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।